सोच ये हो, हिंदूवादियों को, हिंदुत्व वालों को भड़काओ और राज करो। और इंदिरा गांधी जैसी नेता होती ना तो ऐसी पार्टी में बैन लगा देती वो बीजेपी जैसा। ऐसी बात करना शोभा देता है क्या गहलोत साहब को? है ना, बीजेपी पर प्रतिबंध लगा देते, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा देती। जब लगाई थी ना, गहलोत साहब भूल गए क्या 1975 में जब इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या की थी? कि अगर इंदिरा गांधी जिंदा होती तो भारतीय जनता पार्टी पर प्रतिबंध लगा देती। मैं उनको थोड़ा याद देना चाहता हूं, इंदिरा गांधी भी और इंदिरा गांधी के पिताजी भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दोनों ने प्रतिबंध लगाकर देख लिया और दोनों को मुंह की खानी पड़ी। नमस्कार जनटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उस बयान की जिसमें रविवार को उन्होंने कहा कि अगर इंदिरा गांधी होती तो संघ के साथ भाजपा पर भी बैन कर देती। उन्होंने तर्क दिए कि भाजपा एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं देती, नफरत की राजनीति कर रही है, धर्म और नफरत को साथ फैलाने की कोशिश की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, कई चीज़ें बताई उन्होंने। लेकिन नए उनके बयानों में यह है कि इंदिरा गांधी होती तो बैन कर देती। तो चलिए बैन क्यों कर देती, और इस बैन के बाद अब जिस तरह से बीजेपी आक्रामक हुई है, हमलावर हुई है, बीजेपी के तमाम नेता जो राजस्थान के हैं उन्होंने गहलोत को आड़े हाथों लिया है। मदन राठौड़ हों चाहे नीचे तक एक कार्यकर्ता हो, सभी ने कहा है कि गहलोत का बयान गैर वाजिब है। लोकतंत्र के प्रहरियों और राष्ट्रवादियों पर अगर इस तरह की बात करेंगे तो ये उचित नहीं होगी। जिन्होंने तानाशाही की और आपातकाल लगाया, अगर वो ये बात कह रहे हैं तो ये न्यायोचित नहीं है। चलिए हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पंकज जोशी साहब हैं, भाजपा के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। हमारे साथ भारती कुमावत जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। हमारे सहयोगी दर्शक सिंह हमारे साथ में हैं। सभी का स्वागत है। मैं पंकज जी आपके पास में आना चाहूँगा। आपकी पार्टी हमलावर है। अशोक गहलोत का कहना है कि मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। आरएसएस और बीजेपी की जो राजनीति करने की और कार्यप्रणाली है वो देश के लिए बहुत घातक है और एक विष फैलाने वाली काम कर रहे हैं। उनका ये भी पीड़ा है कि मुसलमानों को टिकट नहीं दिया जा रहा। देखिए योगेंद्र जी, जो आज का बयान था अशोक गहलोत जी का, वो एक मतलब बड़ा सोची समझी चाल थी या क्या था कि उन्होंने तंज कहाँ पर कसा, क्योंकि इंदिरा गांधी का नाम लेकर के और इस तरीके का बैन का नाम लेकर के उन्होंने वापस से जो है आपातकाल की जो है याद दिला दी। या तो ये कि वो एक चीज़ याद दिलाना चाहते थे कि आपातकाल जैसी पोजीशन उनकी स्वयं की भी हो गई है, क्योंकि बहुत टाइम से लगातार जो है स्वयं जो है वो आला कमान से वक्त मांग रहे हैं, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा। अब वक्त मिलने के लिए उन्होंने कहा कि अब उसके ऊपर ये इनका प्रहार था या वास्तविकता कुछ और थी। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये जो इस तरीके का इतने जो मुख्यमंत्री रहे हुए नेता का ये बयान जो है कहीं भी शोभा नहीं देता कि इस टाइप का जो है वो बयान दे, क्योंकि वो स्वयं जानते कि आज हालत जो है राजस्थान के अंदर हालत किसने की। आपने स्वयं ने देखा कि राजस्थान के अंदर उनके स्वयं की का जो राज था, उस राज के अंदर 2008 से लेकर के 13 तक का राज आपने देखा, जो उनका राज था 163 सीटें जो है उस कुराज के बाद में आई। उसके बाद में जब दोबारा राज आया तो ये आया। और स्वयं देखिए आप, मैं कह रहा हूँ कि जो ये काम उनका जो एक मानसिक वो है ना कि लगातार जो है वो 98 के अंदर जब मुख्यमंत्री बने है ना, तो कैसे बने सबको पता है। और बैन तो छोड़िए, उन्होंने तो जो है पाले से बाहर निकाल दिया।
चाहे वो नवल किशोर शर्मा जी हों, चाहे वो परसराम अदेरना साहब हों। उसके बाद में जब दोबारा हुए तो सीपी जोशी जी का उनका मुख्यमंत्री का था, तो उन्होंने उनको भी जो है जैसी वो राजनीति करते हैं सारी चीज़ें मिला मिलू करके कैसे करके, और हद तो तब हो गई जब उन्होंने पिछले दिनों जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता, उसके बाद उनका जो बयान आया तो पूरी 8 करोड़ जनता ने, मतलब आप देखिए उससे बड़ा शायद जो है कोई हंसी का पात्र नहीं हो सकता कि जिस तरीके की लोगों ने स्थितियां देखी, लोगों ने देखी कि क्या बेसिकली इतने परिवर्तन भी जो है इतने बड़े नेता जो हैं हो सकते हैं क्या। तो ये जो चीज़ें हैं, और आज वास्तव में आपने बात ठीक कहा कि बीजेपी ने कहा कि आज क्या वो वापस वही चीज़ याद दिलाना चाहते हैं क्या कि कोई भी आदमी जो है राष्ट्रवादी आदमी हो, आपकी सरकार नहीं आ रही हो, आज आपके पास नहीं हो रहे हैं तो आप बैन लगा दीजिए, आप जो है उनको पर ये कर दीजिए। कितनी बार जो है कांग्रेस ने सरकारें जो है राष्ट्रपति शासन लगा के गिराई, आज वही स्थितियां जो है अच्छी लगती हैं क्या। आज देखिए 12 साल के शासनकाल में एक जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया सरकार गिरा करके। और अब इन चीज़ों को आप खुद देखेंगे, मैं और भी एक चीज़ बताता हूँ आपको कि आप देखें इसमें हैं तो आज मुस्लिमों की यदि बात करती है पार्टी, मैं कह रहा हूँ कि अब्दुल कलाम आज़ाद जैसे व्यक्ति को आज उनकी योग्यता के आधार पर दोबारा जो है राष्ट्रपति बनने से किसने रोका था, किस पार्टी ने रोका था। उन्होंने कहा था कि मुझे यदि अनअपोज बनाया जाएगा तो मैं बनने को तैयार हूँ। और मैं कह रहा हूँ पूरा देश नहीं पूरी दुनिया चाहती थी कि वो जो है एक बार फिर जो है राष्ट्रपति बने और इससे देश का गौरव मिलता, लेकिन वो चीज़ें उनको नहीं है। उनको मजा तब आता है जब कहीं ना कहीं वो मुस्लिमों के पक्ष में नहीं है, वो जो है सेपरेटिस्टों के पक्ष में है। कहीं ना कहीं आज उनकी स्थितियां वो होनी चाहिए जो कश्मीर में थी, पत्थर फेंकते रहने चाहिए, झगड़े होते रहने चाहिए, वहाँ जो है देश की फौजें जो है उन कामों में लगी रहनी चाहिए। तो उन लोगों की जो है पक्षधर जो है हमेशा से अशोक गहलोत और अशोक गहलोत की पार्टी दोनों जो है इस चीज़ें में रही है। चलिए मैं आपके पास में वापस लौटूंगा, मैं भारती जी के पास में जाना चाहूंगा। भारती जी, ये गहलोत साहब का इंडिविजुअल बयान है कि कांग्रेस का बयान कहें इसे कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है और अगर इंदिरा गांधी वाकई होती तो बैन कर दिया, ऐसा क्या लगा अचानक कि बीजेपी पे बैन करने की बात आ रही है? ये योगेंद्र जी आपके चैनल से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये कोई एकदम से नहीं लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी ने जो बयान दिया है ये तो संवैधानिकता के आधार पर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो एक्शन ले और जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, देश के राजनीतिक सौहार्द को खराब करके और विशेष समुदाय को आपस में लड़ाते हैं, सत्ता का जनता का ध्रुवीकरण करके वोट मांगते हैं, ऐसी पार्टियों को तो निश्चित रूप से बैन कर दिया जाना चाहिए। और ये चीज़ें अचानक नहीं होती है, हमारा पूरा देश की 145 करोड़ जनता इस चीज़ से त्रस्त है, परेशान है। इनकी जो जुमलेबाजी है धार्मिक आधार पर, भारतीय जनता पार्टी का तो दृष्टिकोण ही हिंदुत्व के मुद्दे पर और बहुसंख्यक समुदाय के आधार पर राजनीति करके वोट बटोरना इनका आधार रहा है। निश्चित रूप से बात तो ये हाईवे की करते हैं, डिजिटलाइजेशन की काम करते हैं और इनका दृष्टिकोण धार्मिकता पर ज्यादा होता है। अभी हाल ही में देखिए, तो उससे लगता है आपको सामाजिक और सौहार्द जो बिगड़ रहा है? निश्चित रूप से बिगड़ता है। जनता इस चीज को समझ रही है। उन्होंने जब किसी का, माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जब किसी के दृष्टिकोण को हम देखते आ रहे हैं, शुरू से सुनते आ रहे हैं, और देखा जाए तो जैसे यूपी में 403 विधानसभा सीटें हैं, उस पर इन्होंने किसको मुस्लिम मतदाताओं को इन्होंने सीट दी है आज तक, ये गौर करने वाली बात है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जिस तरह से आज देश का युवा बच्चे, CBSE को हमने देखा, नीट को हमने देखा, माननीय मोदी जी शिक्षा पर चर्चा करते हैं, अपने मन की बात करते हैं, लोगों को दुहाई देते फिर रहे कि आप विदेश यात्रा मत करिए, आप गैस कम जलाइए, पेट्रोल कम जलाइए। आप 5 देशों की विदेश यात्रा पे उस वक्त भी तुरंत चले गए, अभी भी आप 5 देशों की विदेश यात्रा पे हैं और आप तो बड़े ताली बजाकर बड़े मनोरंजन में लिप्त हैं। हमारे देश के 3 नाविक अमेरिका ने जानते बूझते कि वहाँ के क्रू मेंबर्स मैक्सिमम इंडियंस है, उनको इतना बुरी तरह से उनकी हत्या कर डाली। अरे आप एक शोक संवेदना तो दे दीजिए, विदेश में बैठकर भी आप ऐसा कर सकते हैं। उन परिवारों के प्रति थोड़ी सी संवेदना व्यक्त कर दीजिए। ये कैसे नहीं किया? ये तो सबने किया, विदेश मंत्रालय की ओर से भी की गई। वहां से हमें फिर भी धमकी मिली है कि आगे भी ऐसा होगा। आप निश्चित रूप से कॉम्प्रोमाइज्ड PM हैं, आप अमेरिका के आगे झुक जाते हैं। आप ऐसी कौन सी कमजोरी देकर बैठे हैं? आप देश की अर्थव्यवस्था का हाल देखिए, डॉलर का हाल देखिए, आप इन पर कुछ नहीं बोलेंगे।
और नहीं, इस वो तरह बात से- सारी अलग है। जी। इन तमाम चीजों को लेकर के जब सरकार में ये हैं तो बैन तो विपक्ष कैसे लगा सकता है? अगर इंदिरा गांधी भी होती है और आप लोग जो देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार में है तो बैन कैसे लगाते हैं? ये केवल एक चर्चा है ये। देखिए, इलेक्शन हाँ। कमीशन बेचारा मजबूर है। सारी सरकारी संस्थाएं आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम 14 साल से देख रहे हैं कि बिल्कुल पंगु हो चुकी हैं। वो कोई एक्शन नहीं लेती। 12 साल से 12 साल का मना रहे हैं जश्न, आप इनको 2 साल का और एडवांटेज दे रहे हो। 2014 से जब से हम देख रहे हैं, और अभी देखिए ना, आप वोट चोरी करते करते अब सीट चोरी भी करने लगे हैं। अभी जी। मीनाक्षी चलिए, मैं नटराजन वापस जी आ रहा जो हूं, वापस। राजनीतिक शुचिता के प्रतीक हैं, आप उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं किस वापस- तरीके से वापस आ रहा हूं आपके पास में। दशरथ, आपके पास में आना चाहूंगा। खैर, इसका जो भी असर होगा, लेकिन फिलहाल तो ये कह सकते हैं कि गहलोत के इस बयान के बाद में एक बार के लिए राजनीति का पारा चढ़ गया है प्रदेश में। देखिए, निश्चित तौर पे अशोक गहलोत की अगर बात करें, 3 बार के वो सीएम रहे राजस्थान में, लेकिन अशोक गहलोत जब भी बयान देते हैं तो आप और हम देखते हैं कि उनकी बयान की जो चर्चा है वो 8 या 10 दिन रहती है, क्योंकि इस तरह का वो बयान देते हैं। नई जो बात उन्होंने कहा, इससे पहले भी उन्होंने इस तरह के बयान कई बार सार्वजनिक मंच जो है वहाँ पर दिए। कल वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक मुस्लिम कार्यक्रम था, समाज का कायम खाने, उस समाज के कार्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि देश में जिस तरह के हालात हैं या जिस तरह की राजनीति देश में की जा रही है, मुस्लिम्स को टिकट नहीं दिए जा रहे हैं और हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है, किसी को टिकट नहीं देती। राजस्थान में भी उन्होंने ये भी जिक्र किया कि राजस्थान में भी बीजेपी यूनुस खान जैसे लोगों को टिकट देती थी, बीजेपी की वो मेंबर होते थे, विधायक बनते थे, लेकिन अब उनके टिकट काट दिए गए क्योंकि सत्ता में उनको आना है। ऐसे में देश में लगातार इस तरह की चर्चाएँ जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अशोक गहलोत की तरफ से बयान दिया गया और उसके बाद बीजेपी की तरफ से भी काउंटर हुई। निश्चित तौर पे वर्तमान जो परिदृश्य की अगर बात करें तो इसमें आरोप प्रत्यारोप चाहे बीजेपी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, यह आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं। कांग्रेस का लगातार यह आरोप रहता है कि देश में जिस प्रकार से चुनाव आयोग हो, न्यायपालिका हो या तमाम जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, और उसी के मद्देनज़र बीजेपी ये काउंटर करती है कि आप आपातकाल की बात क्यों नहीं करते। जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया, घनश्याम तिवारी ने यहाँ तक कहा कि देश में मुस्लिम लीग की जो एक रचना थी उसके आधार पर देश का बंटवारा कांग्रेस ने किया। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके बाद 2 देश बना दिए, और आज किस मुंह से ये बात करते हैं धार्मिक सहिष्णुता की। मुझे लगता है कि लगातार इस तरह के बयान, अशोक गहलोत की बात करें, वो उस तरह के बयान देते रहते हैं, और उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा कि लगातार देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी भी अब आक्रामक है। जी, तो चलिए, अशोक गहलोत के बयान के बाद में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और बीजेपी के लोगों को कहना है कि जो लोग आपातकाल लगा चुके हैं उन्हें डेमोक्रेटिक बातें नहीं करनी चाहिए, उनके उनसे शोभा नहीं देता। कभी भी ऐसी स्थिति बीजेपी पैदा नहीं करेगी जिसकी वजह से लोकतंत्र पे या राष्ट्र के ताने बाने पर किसी तरह का कोई हश्र हो, उसको नुकसान पहुंचे। ये बीजेपी के नेताओं का दावा है। मैं चलिए वापस से भारती जी आपका रुख करना चाहूँगा। मैं ये बयान आया उसके बाद में 2 चीज़ें आपसे समझना चाहूँगा। एक बात तो कही गई है कि मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया गया, इस वजह से ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है। बीजेपी का ये कहना है इस पे कि टिकट तो उसको दिया जाता है जो जीतने वाला हो। अगर मुस्लिम अगर किसी सीट से जीतने वाला होगा तो उसको दिया जाएगा, लेकिन आपका कहना है कि टिकट देते ही नहीं है। यूनुस खान का भी जिक्र किया उन्होंने, और भी जिक्र किया। दूसरा, आपका ये कहना है कि हर डेमोक्रेटिक सीटें चोरी हो रही हैं, वोट चुराए जा रहे हैं, तो इस कारण से तानाशाही दिख रही है। जी बिल्कुल, देश में निसंदेह और कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि देश जिस संकट के दौर से गुजर रहा है और सरकार बिल्कुल सत्ता के नशे में मदहोश होकर मजे कर रही है, उनको देश के जो हित हैं, जनहित के मुद्दे हैं, सच में भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर से भी इनका नाता नहीं है कि इतने बच्चों ने नीट के पेपर के बाद, सीबीएसई के बाद बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। किसान के हालात आज बिल्कुल विपरीत है। और धर्म की जहाँ तक बात करें, जहाँ बंगाल में चुनाव थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद भगवा पहनकर मच्छी भात खा रहे थे। और क्यों ना कहूँ मैं, माननीय मोदी जी हमेशा मंगलसूत्र, मुजरा, बीफ, गाय, कब्रिस्तान, शमशान इन पर लेकर तंज कसते हुए लोगों को आहत करते हैं। तो कैसे ना कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी देश के जनता का ध्रुवीकरण करके धर्म के नाम पर इनकी तो
राजनीतिक रोटियां ही धर्म के नाम पर सिकती है और उसी के आधार पर ये वोट बटोरने का काम करते हैं। निसंदेह देश को गड्ढे में ले जा रहा है। हम विकास की बात न करके इस तरह की बात करेंगे और देखिए हमारी आज देश की हालत क्या है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल औंधे मुंह पड़ी हुई है, रुपया औंधे मुंह पड़ा है। हम सबसे बड़े कर्जदार हैं विश्व में भारत। क्यों ना हम इन चीजों पर चर्चा करें। विपक्ष का काम है आपकी आलोचना करना या जिस उस पर उसको संदेह है उस पर प्रश्न करना, बजाय आप अपनी उपलब्धियां गिनाने के, बजाय आप जनहित के मुद्दों पर बात भारती जी सवाल ये नहीं है उस पर बात नहीं भारती जी, करके आप उस अपनी राजनीति वो एक बड़ी बहस हो सकती है। उसके लिए प्लेटफॉर्म आपके पास में विधानसभाएं भी हैं, लोकसभा भी है, आपके पास में सड़क भी है कि वहाँ पे आप ज्ञापन दे सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे वो हैं एजेंडे हमारी डेमोक्रेसी ने हमें दिए हैं उपहार के रूप में, एक आप अपनी बात कहने का हक है आपको, वो बात कह सकते हैं। लेकिन महंगाई, अर्थव्यवस्था, क्या ऐसी सिचुएशन बन गई कि जो वर्तमान स्थितियां देखती इंदिरा गांधी तो बीजेपी बैन ही लगा देती है। बात बैन की है। अशोक गहलोत ने जो तमाम चीजें उठाई हैं उससे बीजेपी आग बबूला नहीं है। उसके लिए जवाहर सिंह जी बेडम या फिर गोदारा जी किसी से भी रात को एक बयान जारी करा देते। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप लोग कह रहे हैं बीजेपी में बैन ही करवा देते हैं। उस पर पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष, दिग्गज नेता घनश्याम तिवारी सहित कई नेता मैदान में आए हैं कि ये कैसी बातें की जा रही हैं। ये कोई देश बिल्कुल अघोषित आपातकाल की स्थिति से गुजर रहा है। आप धरना नहीं कर सकते, तो आप भी इसे पे आपातकाल, फिर आप भी इस पे बैन करते हैं। आप धरना नहीं कर सकते, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते क्योंकि आपके खिलाफ FIR हो जाएगी, आपको सड़क पर पीटा जाएगा, आपके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, आपके घर ED भेज दी जाएगी, CBI भेज दी जाएगी। तो ये क्या एक सारी संस्थाओं को अपने कब्जे में कर लेना, सारी पार्टियों को डरा धमका कर, तोड़ मरोड़ कर, पैसा देकर, सारे बल प्रयोग करके आप देश को जिस अवस्था में ले आए हैं, ये निश्चित रूप से एक अघोषित आपातकाल है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत जी ने जो बयान दिया है, धर्म के आधार पर राजनीति बहुत देश के लिए एक बहुत घृणित कृत्य है। हमेशा आपको पूरे देश की जनता या इतिहास आपको इन चीजों के लिए माननीय मोदी जी को और इनकी सरकार को याद करता रहेगा। तो चलिए, आपको लगता है कि जो सिचुएशन अभी बनी हुई है उसको देखते हुए बीजेपी पर बैन किया जा सकता, लेकिन आपको ये भी लग रहा है कि जब विपक्ष में अगर बीजेपी होती, बैन तो सत्ता लगाती, अगर विपक्ष में बीजेपी होती, इंदिरा गांधी एक बार के लिए मान लीजिए कि वो प्रधानमंत्री होती, तो विपक्ष क्या हठधर्मिता करता है, उनकी मर्जी है किसी को टिकट दें नहीं दे, तो आप लोग कैसे आपातकाल लगाते थे कि सत्ता में रहता है, चीजें तो उसके हाईलाइट होती हैं, ना इनके पास में फिर कमीशन पे प्रेशर होता, ना कोई ED CBI इनके पास में होती, वो तो सब आपके पास में होते, तो फिर कैसे लगाते, सरकार से बाहर करके लगाते हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो हमारे इतिहास की एक आयरन लेडी के नाम से जानी जाती है, उनकी जो राजनीतिक मजबूती थी वो कभी कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं हुई। उन्होंने कभी भी देश का अहित करके विदेशी ताकतों के सामने वो कभी झुकी नहीं। भारतीय जनता पार्टी को तो इनसे सख्त परहेज है। आप डॉक्टर अंबेडकर को नहीं मानते हैं, वो आपको नहीं सुहाते हैं क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा, और आप तो 400 की बात करते करते देखिए जनता आपको कहाँ ले आई। तो ये आपका जन आधार तो निश्चित रूप से आपके कुकृत्यों की वजह से गिर रहा है। आपको जवाहरलाल नेहरू जी नहीं सुहाते हैं, आपको महात्मा गांधी नहीं सुहाते हैं। इतने अच्छे नेता जो देश को आज़ादी दिलाने के लिए बिल्कुल अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने देश का निर्माण किया, जहां हमारे देश में एक सुई नहीं बनती थी, आज IIM, IIT, मेडिकल कॉलेज, इसरो सब दिए। चलिए, मैं एक बार पंकज जी जवाब दिलवा देता हूं। पंकज जी, आपने सुना कि एक तो क्या आधार जो बता रही हैं भारती जी की इस वजह से ये सब कुछ होता। इनकी कंप्लेन ये है कि सांप्रदायिक सौहार्द का ताना बाना जो है उसे बिगाड़ रही है बीजेपी, एक बात। दूसरा, एजेंसियों को अपने कब्जे में करके और अपने टूल की तरह काम ले रही है, इस वजह से तानाशाही है, और तानाशाही के खिलाफ इंदिरा गांधी एक्शन जरूर लेती है। देखिए योगेंद्र जी, दो बड़ी बात कही भारती जी ने। एक बहुत अच्छी बात कही कि यूपी के अंदर आप देखिए कि उन्होंने कोई टिकट नहीं दिया। देखिए बिल्कुल उन्होंने यूपी में टिकट दिए, इनके और इनके सपोर्टर्स ने किसको पनपाया? अतीक अहमद को। अतीक अहमद का जो है एक छत्र राज, और वो भी कहकर कि क्या कि जनता के वोटों पर मैं जीत के आता हूं।
आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और उस दुनिया ने देखने के बाद अतीक अहमद के कांड ने इनको जो है आज जो है भारतीय जनता पार्टी को 17 स्टेट में जो है स्वतंत्र रूप से और 5 में जो है अपने सहयोगियों के साथ में, अलायंस के साथ में सरकार बना रही है। और ये बात बिल्कुल सही कह रही है कि देखिए इन्होंने तुष्टीकरण किया। अब ये इसको बार बार कहा कि पहले दुनिया में पहला देश था, आज घनश्याम जी ने भी कहा कि दुनिया का पहला देश था जो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। कोई आधार नहीं था, कोई विकास के आधार पर, कोई किसी चीज पर आधार पर, केवल और केवल धर्म के आधार पर विभाजित हुआ। मुझे बताइए, ये सोच किसकी थी? ये सोच मुस्लिम लीग की थी कि नहीं थी? और मुस्लिम लीग की सोच होने के नाते आज जो जिस तरीके का भाषण है वो ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई अशोक गहलोत जी जो है कांग्रेस के नेता नहीं होकर के मुस्लिम लीग के नेता हों। दूसरा, आप देखिए कि वहां पर जिस तरीके के नेता थे, जिस तरीके के हालात थे यूपी के अंदर जहां पर कांग्रेस मजबूत हुआ करते थे, आज कांग्रेस का खुद स्वयं आला कमान नहीं जीत पाता। सर आप देखिए, जिस यूपी की बात करते हैं, आला कमान स्वयं हार जाए वहां से है। और आज ये पूछते हैं कि साहब जो है कि लोगों में, मुझे बताइए कि अभी के वोट पड़े हैं, अभी लगातार आला कमान वापस जीत के आ गए फिर वहां से। अरे मैं तो देखिए, मैं कह रहा हूं तो कोई दूसरी से जीत जाएगा कहीं ना कहीं। वो सीट कौन सी, एक आला कमान ने तो सीट कौन सी ली, आप खुद देखिए। कि मैं ये कह रहा हूं ना कि आप लगातार तुष्टीकरण की नीति अपनाते रहे, हमेशा तुष्टीकरण करते रहे, और हमेशा इन बातों पर केवल बहुसंख्यकों के आधार पर नहीं, धर्म के, मैं कह रहा हूं कि धर्म के आधार पर राजनीति में धर्म तो होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। लेकिन इनकी बड़ी परेशानी थी। अभी इन्होंने अंबेडकर साहब का नाम लिया। मुझे बताइए कि अंबेडकर साहब के संविधान के अंदर आपने जो है परिवर्तन कैसे किया? ये जो धर्मनिरपेक्षता का पाठ लेकर के आए थे, उन्होंने क्या कहा था अंबेडकर साहब ने? अंबेडकर साहब ने अंबेडकर साहब ने तो नहीं कहा था उसमें, अंबेडकर साहब ने तो स्वयं ने कहा था। देखिए, उनके लिए आप पढ़ेंगे तो बड़े जो है बड़े साफ से थे, उनके बहुत विचार थे, और जो संविधान लिखा वो बिल्कुल सही लिखा था। लेकिन आपने क्या किया, आपको जो उसमें सूझी तो आपने जो है दबाव में आकर के उसमें जो है ये वर्ड भी डाल दिए। क्यों? क्योंकि आपको तुष्टीकरण का काम करना था, पहली चीज। अब दूसरी चीज है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आज हालात ये हैं कि पूरे देश में, मुझे बताइए कि आज हमारी जो है 5वें नंबर पे जो है हम जो है आज डिफेंस में मैन्युफैक्चरर हैं। जिस डिफेंस के अंदर हम आज बात नहीं करते थे, आज जिस स्पीड की जो है मिसाइलें आज बड़े अमेरिका के पास हैं, उस स्पीड की मिसाइलें आज हम बना रहे हैं। अभी कल ही आप अखबार में देखा आपने, 5000 किलोमीटर की जो है हम मिसाइल तैयार कर रहे हैं। आज डीआरडीओ ने लगातार खोज कर रही है। मैं कह रहा हूं इस पे बात नहीं करेंगे, आज इस पे यदि बात करते हैं अशोक गहलोत जी, तो मुझे लगता है कि शायद काफी ठीक रहता। लेकिन अशोक गहलोत जी हमेशा लगातार बात करें। और तो और इन चीजों के अलावा छोड़िए, आप देखिए कि यहां पर मैंने फिर कहा ना आपको कि मुस्लिम ही नहीं, अशोक गहलोत जी ने तो किसी भी व्यक्ति को, अपने अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ, मुझे बता दीजिए कि किस व्यक्ति को उन्होंने कहा कि मेरे साथ हो। जो उनके पास आया वो आदमी जो है बिल्कुल साफ होता चला गया, चाहे वो सचिन पायलट साहब रहे हो, चाहे वो मदेना साहब रहे हो, चाहे सीपी जोशी जी रहे हो। चले दर्शक, आपके पास में आना चाहूंगा मैं तो। और अभी तो डोटासरा साहब की भी हालत आजकल उनके जो है गण नहीं मिल रहे सब। चलिए, बीजेपी को ये तो देखिए, आपके पास में जो जानकारी नहीं है वो बीजेपी के पास में जानकारी है कि अब लेटेस्ट डोटासरा से भी इनके डिफरेंसेस होने जा रहे हैं। बहुत पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकते पंकज जी, लेकिन थोड़ी बू आ रही है इस बात की। ये लिए जन्म पत्र के बारे में कहना है, जन्म पत्र देख के बता देंगे साहब, आप तो छोड़िए उनके कलम की। चलिए दर्शक, आपके पास में आना चाहूंगा, तो क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में और भी मंच से ये बात सुनाई दे सकती है, क्योंकि इंदिरा गांधी का नाम लेकर के ये मामला यही थमने वाला है? देखिए, मुझे लगता है ये मामला, इस तरह के जो मामले होते हैं ये अनवरत चलते रहते हैं। सियासी जो नफा नुकसान पार्टियों में होता रहता है, या पार्टियां सोचती हैं कि इस बयान के मायने हैं वो निकाले जाएं और लोगों तक ये चीज़ जाए। एक अशोक गहलोत जी लगातार, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि कांग्रेस की तरफ से एक बयान और दिया जाता है। उनकी तरफ से कहा जाता है कि सरदार पटेल को पूजने वाले सरदार पटेल ने कभी आरएसएस पे बैन लगाया था, उस पर भी वो लगातार हमलावर रहते हैं और कहते हैं कि बीजेपी आज गुजरात में भले कितनी बड़ी मूर्ति उनकी लगा दे, बात करे पटेल की, उनके कामों की, लेकिन बीजेपी पर, खासतौर पे आरएसएस पर उन्होंने जो 2 बार बैन लगाया, आरएसएस से उपज बीजेपी की हुई है। ऐसे में अशोक गहलोत ये भी कहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार देश चल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में अगर इंदिरा गांधी होती तो बीजेपी पर बैन लगाती। बहरहाल इस तरह की जो चर्चा है, या कह सकते हैं बयान है, या आने वाले वक्त में भी दिख सकते हैं। जी, तो चलिए, अशोक गहलोत के इस बयान के बाद इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे वक्त ये बयान आया है जब प्रदेश में और भी कई मुद्दे हैं जिन पर अभी इस समय घमासान मचा हुआ है। इस बयान को लेकर के कांग्रेस भी
अशोक गहलोत से किनारा नहीं कर रही, उन्हें सपोर्ट कर रही है कि क्या गहलोत ने गलत कहा, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में केवल ये आखिरी बार कहना नहीं है, इस तरह के तीर और भी चलाए जा सकते हैं जिससे सियासी पारा और चढ़ेगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।